दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ और उससे जुड़ा हुआ एक एक राज अब जांच एजेंसियां निकालने में लगी हुई हैं। इन सब के बीच ही बड़ा अपडेट, जैश आतंकी मॉड्यूल केस में एक और हो गई है गिरफ्तारी। जैश आतंकी मॉड्यूल केस में एक और डॉक्टर पकड़ी गई है। महिला डॉक्टर है। अनंतनाग से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली ये डॉक्टर प्रियंका शर्मा है। अनंतनाग से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया है। हैरानी इसकी बात की है कि एक के बाद एक डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। ये बड़ा एक ग्रुप है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। जैश आतंकी मॉड्यूल केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट भी है। एक एक राज अब जांच एजेंसियां बाहर निकालने में लगी हुई हैं। साथ ही साथ वो हर एक नाम भी बेपर्दा हो रहा है, जो कि दिल्ली ब्लास्ट केस के साथ साथ देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के साथ में जुड़ा हुआ था। यानी फरीदाबाद से, गुजरात से, यूपी के अलग अलग शहरों से जो गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, उसी में जम्मू कश्मीर में भी एक के बाद एक छापेमारी हुई। वहां से भी कई सुराग हाथ लगे। एक और डॉक्टर प्रियंका शर्मा नाम जो सामने आ रहा है, अनंतनाग से हिरासत में लिया गया है। जैश आतंकी मॉड्यूल केस में एक और डॉक्टर पकड़ी गई है। अब किस सिलसिले में पकड़ी गई है? क्या वो इस मॉड्यूल का हिस्सा थी? क्या वो भी इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम देने वाली थी, या फिर किसी भी तरीके से इस ग्रुप से जुड़ी हुई थी? क्या ये सभी पहलू ऐसे हैं जिस पर अभी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। इन सब के बीच ही एक और बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। दिल्ली कार ब्लास्ट केस से ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, यानी कि बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। घटनास्थल से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। यानी जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहीं से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। आम नागरिकों के लिए ये जो कारतूस हैं वो प्रतिबंधित हैं, यानी कि किसी नॉर्मल गन में ये चलाए नहीं जा सकते। आम लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित ये कारतूस होते हैं। फोर्सेस, स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास में ही ये कारतूस पाए जाते हैं। फिर कैसे दिल्ली ब्लास्ट केस में, दिल्ली ब्लास्ट वाले घटनास्थल से ये 9mm के 3 कारतूस आखिर मिले कैसे, ये जांच का विषय है। दिल्ली ब्लास्ट की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे नए सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस है और एक है खाली खोखा। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दूं कि 9mm की पिस्टल आम लोग रख ही नहीं सकते हैं। ये कारतूस आमतौर पर या तो फोर्सेस के पास होती है या फिर पुलिसकर्मी ही इसका इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह भी है कि मौके से पुलिस को कोई पिस्टल या फिर उसका कोई पार्ट नहीं मिला है। यानी गोली के जो कारतूस हैं सिर्फ वही मिले हैं और उन्हें चलाने वाला हथियार अभी तक मिला नहीं है। यह हथियार कहां हो सकता है, किसके पास हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क है ये आतंक से जुड़ा हुआ है। यानी कि जैश का जो आतंकी मॉड्यूल है, इससे जुड़े हुए कई नाम सामने आ रहे हैं, कई राज सामने आ रहे हैं। 9mm के 3 कारतूस, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं, एक खाली खोखा है, ये घटनास्थल से मिला है। जबकि गन नहीं मिली है, कोई पिस्टल नहीं मिली है। यानी जिस पिस्टल में इन कारतूस का इस्तेमाल होना था, अब उसे भी ढूंढना जांच एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज है। जाहिर सी बात है, बड़ा विस्फोटक यहां पर था और विस्फोटक के जरिए ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया गया। 12 लोगों की जान इसमें चली गई और इसके साथ साथ 9mm के ये 3 कारतूस भी घटनास्थल से एफएसएल की टीम को मिले हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, क्योंकि फरीदाबाद में ही ये पूरा केंद्र बताया जा रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से एक के बाद एक राज खुलते चले गए। फरीदाबाद से वीना अरोड़ा मेरे साथ में जुड़ गई हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता। साथ ही साथ सहारनपुर से श्वेतांग त्यागी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। वीना, चूंकि वो I-20 कार जो कि दिल्ली में पहुंचती है, ब्लास्ट हो जाता है और फिर बेगुनाह मासूम लोग मारे जाते हैं, वही I-20 कार यूनिवर्सिटी में भी देखी गई थी कुछ दिन पहले। यानी कि पहले वहां धड़ल्ले से घूम रही थी, वहां पर इस कार को चलाया जा रहा था और उसी कार को फिर दिल्ली लाया गया, इंटेंशनली ये ब्लास्ट किया गया। साथ ही 9mm के 3 कारतूस भी वहां से मिले हैं। तो अगर हम बात करें I-20 कार की, तो ये कार 9 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में अंदर आती हुई दिखाई दे रही थी और उसके बाद बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। अगर बात करें ये जो जिंदा कारतूस जो 2 हमें मिले हैं, जहां पर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था, और एक खोखा वहां पर बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी जो साजिश है उसको कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश जो यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जहाँ पर 11 लोगों की मौत हुई थी, अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। क्योंकि अगर बात करें सूत्रों के हवाले से जो कहना है कि इसे का आतंकी हमला मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली
ब्लास्ट के बाद जो रोज नए कहीं ना कहीं किस्से खुल के सामने आ रहे हैं। पहले फरीदाबाद और लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले का जो संपर्क है नूह से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर नूह तक इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ से पकड़ी गई हैं, और मुजम्मिल की बात करें डॉक्टर जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, लगभग 200 लोग जो इनके संपर्क में थे अभी तक रडार पे हैं, और 60 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर तो ये जो नूह की जो कई इलाके हैं, क्योंकि अगर हम नूह की बात करें तो नूह पहले भी कई इसी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन जिस तरह से नूह में की अगर बात करें तो नूह में लगातार जो है एक जो सिस्टम की बात करें तो विवादों में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है कि नूह कहने के सुर्खियों में, क्योंकि यहाँ पर पहले भी अगर हम बात करें तो पहले भी हिंदू मुसलमानों के जो विवाद है वो नजर आते रहते, लेकिन जिस तरह से ये जो हमला हुआ है इसके जो तार है जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कि इस पूरे मामले का जो कनेक्शन है वो हरियाणा के नूह से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीना, आप रहिए मेरे साथ में। श्वेतांक त्यागी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं सहारनपुर से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव। श्वेतांक, सिर्फ यूपी और अब गुजरात और हरियाणा नहीं, जम्मू कश्मीर से भी बड़ी मजबूती के साथ तार जुड़े हुए हैं दिल्ली ब्लास्ट केस के। और हैरानी इस बात की कि सिर्फ दिल्ली में ब्लास्ट नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की प्लानिंग थी। अभी ताजा गिरफ्तारी और हो गई है, प्रियंका शर्मा नाम की एक और डॉक्टर पकड़ी गई है। जी, मैं आपको बता दूं कि पोस्टर चिपकाने से शुरू हुई ये जांच 3000 किलो विस्फोटक तक जा पहुंची है। मैं बता दूं इसके तार बहुत अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे, यूपी, दिल्ली, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और जांच एजेंसियों ने बहुत जगह ऐसी रेड मारी है जहां से लोगों को पकड़ा है। अभी ताजा जो हमें जानकारी मिली है, रोहतक हरियाणा की रहने वाली प्रियंका शर्मा, जो कि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ही अपना फाइनल ईयर कर रही थी, जहां पर आदिल भी पढ़ा करता था, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के कांटेक्ट में आई है, और अब जांच एजेंसियां उनको डिटेन करके पूछताछ जारी कर रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बड़े नए खुलासे देखने में। हाँ जी हाँ, श्वेतांक अपनी बात पूरी कीजिए आप। श्वेतांक, ये छात्र हाँ, आप बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से तार जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं, और कैसे यूपी के अलग अलग हिस्सों को ये पूरा ब्लास्ट केस या फिर ये कहिए जैश का आतंकी मॉड्यूल कनेक्टेड नजर आ रहा है। फिर चाहे वो कानपुर है, लखनऊ है, सहारनपुर है, हर जगह से कुछ ऐसे राज निकलकर सामने आ रहे हैं जिसके जानने के बाद जांच एजेंसियां भी हक्की बक्की रह गई हैं। सबसे बड़ी बात ये इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। अच्छा श्वेतांक, अभी तक क्या हो रहा था, जितने डॉक्टर्स पकड़े जा रहे थे वो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते थे, लेकिन अभी जो प्रियंका शर्मा नाम की डॉक्टर पकड़ी गई है, हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है, पकड़ी गई है अनंतनाग से। इंसान का ब्रेन वॉश कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोहतक के रहने वाली प्रियंका शर्मा उसी मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर की छात्र थी जहां पर आदिल ने अपनी पढ़ाई की थी। आदिल हो या मुजम्मिल हो, इन लोगों ने इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी। बता दें कि आदिल जो है वो आदिल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी श्रीनगर में ही तैनात था, जहां पर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक मौत हुई थी, जिसके बाद वहां से उसको मतलब रेस्टिकेट कर दिया गया था, जिसके बाद से वो आदिल डॉक्टर सहारनपुर आ चुका था। तो सहारनपुर में वो लगातार सफेद पोश में रहकर, यानी कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जो मॉड्यूल है उसको कहीं ना कहीं यहाँ से चला रहा था। आपको बता दें कि डॉक्टर आदिल का एक भाई डॉक्टर जाफर, जो कि दुबई में रहता था, इन दोनों के पास लॉजिस्टिक और फंडिंग का पूरा जिम्मा था इस पूरे मॉड्यूल का। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की सतर्कता के चलते हुए इन सारे नेक्सस को भांडाफोड़ किया गया है, और लगातार अलग अलग जिलों से गिरफ्तारी हो रही है। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच बड़ा अपडेट, आतंकी उमर के फोन से हुआ है बड़ा खुलासा। उमर का फोन डेटा जो कि अब सामने आ चुका है, उसकी यानी कि जांच हो रही है और जांच एजेंसियों के सामने ये डेटा आया है। फोन डेटा से कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकी उमर लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था, दोस्ती करता था और लोगों को कट्टरपंथी बनाने का काम करता था। यानी जिस तरीके से एक के बाद एक के डॉक्टर्स जुड़े, एक के बाद एक पढ़े लिखे लोग इनके साथ में जुड़ते चले गए, वो इसीलिए था, दोस्ती करता था, ब्रेन वॉश करता था और पूरा नेटवर्क तैयार कर रहा था। उमर स्लीपर सेल नेटवर्क की तैयारी में था, यानी वो स्लीपर सेल जिस पर किसी को कानो कान शक ना हो और टाइम आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके, इसी तैयारी में उमर मोहम्मद लगा हुआ था। खुद भी एक डॉक्टर था, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ में कनेक्ट कर रहा था और ये पूरा नेटवर्क तैयार करने की फिराक में था।
उमर के फोन डेटा से इस बात का खुलासा हुआ है। जरा ये सोचिए कि जो बच्चों के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या सिखाया और पढ़ाया जाता रहा होगा। वीना अरोड़ा मेरे साथ में जुड़ी हुई है। वीना, एक तो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो अनंतनाग से पकड़ी गई है जैश आतंकी मॉड्यूल के मामले में, वो भी शामिल बताई जा रही है। साथ ही साथ उमर मोहम्मद जिसके फोन से हुए बहुत बड़े खुलासे, लोगों को जोड़ता था, दोस्ती करता था, ब्रेन वॉश करता था, स्लीपर सेल का पूरा नेटवर्क तैयार कर रहा था। जी रचना, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसमें वहां पर जो मेडिकल की सीटें हैं 260 सीटें हैं, लेकिन वहां पर 950 छात्र पढ़ रहे थे। अगर बात करें डॉक्टर उमर की बात करें तो उनका काम था ये कि किस तरह जो भी उनके पास जो आते थे छात्र, उनका ब्रेन वॉश करना। जैसे कि आपने भी बताया, स्लीपर स्लैब बनाने की जो तैयारी की जा रही थी, जैसे मुंबई में 26/11 को हमला हुआ था जहां पर हजारों लोग मारे गए थे, ऐसी कहीं ना कहीं बड़ी जो साजिश हरियाणा के साथ दिल्ली और यूपी में भी की जा रही थी। तो धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाने की जो कोशिश है पूरी करने की तैयारी थी, जिसे दिल्ली में 10 नवंबर को वहां पर धमाका हुआ, जहां पर दिल्ली में ये खतरनाक हादसा हुआ जहां पर लोग मारे गए थे। अगर हम बात करें जिनको पकड़ा गया, प्रियंका अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जिसको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये पढ़ने वाली थी और इनको जिस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इनका ब्रेन वॉश करके इनको स्लीपर सेल बनाने की कोशिश की जा रही थी और देश में कहीं ना कहीं एक देशद्रोह की तैयारी इनको सिखाई जा रही थी, जो हम आपको बताना चाह रहे जी। देशद्रोह के रास्ते पर चलाना था, स्लीपर सेल का पूरा नेटवर्क तैयार करना था। क्या ये मालूम हो पाया वीना, क्योंकि फोन डेटा अब सामने आ चुका है, इस फोन डेटा से क्या ये मालूम हुआ कितने लोगों को अपने साथ में जोड़ चुका था उमर, कितने लोगों को और जोड़ना था, और क्या ये सभी पढ़े लिखे थे, क्या सभी डॉक्टर्स थे? जी रचना, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो उमर का जो फोन है अब पुलिस के हाथ में लगा है, क्योंकि जिस वक्त ये उमर दिल्ली लाल किले के पास ब्लास्ट के लिए पहुंचा था उस वक्त उमर के पास फोन नहीं मौजूद था, क्योंकि जब उमर इससे पहले डॉक्टर के पास जहां पर बैठा, दुकानदार के पास बैठा था, वहां पर उमर ने अपना फोन उस डॉक्टर को दे दिया था, जो दुकानदार था उनको दे दिया था। लेकिन जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उमर के हाथ में मोबाइल नहीं था। लेकिन जिस तरह से पुलिस एनआईए की टीम में है या पुलिस क्राइम ब्रांच की अन्य टीमें हैं जो पूरी जांच कर रही थी, लगभग 500 के करीब जो मस्जिदें हैं फरीदाबाद में चेक किया गया है, जितने भी धर्मशालाएं हैं, दुकानें हैं, लॉज है, होटल है, सबकी चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते पुलिस के हाथ में जो मोबाइल है वो अब लगा है। इसी के जरिए जो है उमर के मोबाइल का डाटा निकाला जा रहा है कि उसके साथ कितने स्टूडेंट हैं जुड़े हुए थे। फोन होता है वो उसकी जिंदगी के कई राज खोल सकता है, और ये एक बड़ी कामयाबी भी है उमर मोहम्मद का मोबाइल फोन मिल जाना। दोनों मेरे साथ में रहिएगा। आतंकी उमर मोहम्मद की नई फोटो भी सामने आई है। अभी तक एक फोटो थी या फिर कुछ सीसीटीवी फुटेज थे, अब नया एक फोटो सामने आया है। फोटो में डॉक्टर के भेस में दिखाई दे रहा है आतंकी उमर मोहम्मद। सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये आप देखिए, डॉक्टर जैसे ही व्हाइट कोट इसने पहना हुआ है और साथ ही डॉक्टर के तौर पर पेशे में भी ये बना हुआ था, यानी जांच एजेंसियों के, पुलिस के आंखों में धूल झोंकने की पूरी तैयारी थी। लेकिन एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर रहा था और खड़ा किया भी था काफी हद तक, क्योंकि एक के बाद एक सफेदपोश डॉक्टर्स ही इसमें सामने आ रहे हैं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी क्राइम एडिटर अली शरर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अली, उमर मोहम्मद का नया फोटो भी सामने आ गया। इस बार डॉक्टर के तौर पर उमर मोहम्मद नजर आ रहा है। नाम तो डॉक्टर का था लेकिन काम तो आतंकियों वाले थे। पूरा स्लीपर सेल तैयार कर रहा था, दोस्ती करता था, ब्रेन वॉश करता था। मोबाइल फोन से कई राज सामने आ गए हैं, कई आना बाकी हैं। देखिए रचना, यहाँ पर दो बात समझने की आवश्यकता है। पहला, जो फरीदाबाद की मोबाइल शॉप पर जहाँ उमर ने ब्लास्ट से पहले अपना मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए दिया था, उसको सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने रिकवर कर लिया, जिसके बाद कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं और अभी होने बाकी हैं। पहला तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ब्लास्ट मामले में अभी तक 2 दर्जन ऐसे डॉक्टर हैं जो इनकी पूरी रडार, जांच एजेंसी के रडार पे हैं, और ये वो डॉक्टर हैं जो कि सफेद पोश ड्रेस पहन करके बाकायदा एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में रहने के बाद ये सिर्फ आतंकवाद के लिए काम करते थे। फिलहाल उनकी तलाश जारी है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि उमर का जो दूसरा फोटो रिलीज हुआ है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस फोटो के अगर आप देखें तो इसके गले में आला पड़ा हुआ है जो कि डॉक्टरों के पास होता है, ड्रेस पहने हुए, यानी कि जो अल्फा यूनिवर्सिटी है उससे सीधे सीधे तार जुड़ते इस पूरे नेटवर्क के नजर आए हैं। और अभी तक की जो जांच एजेंसियों ने जांच की है रचना, उसके आधार पर साफ जाहिर है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जा रही थी और इसका संपर्क सीधा जैश ए मोहम्मद से है।
जैश ए मोहम्मद वो जो भारत को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता है आईएसआई के कहने पर, और ये वो आतंकी संगठन है जो सिर्फ भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था। गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने प्लान किया था कि किसी भी हाल में भारत को दहशत में लाना है और बड़ा नुकसान पहुंचाना है। और ये कहीं ना कहीं बौखलाहट हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने कार्रवाई की थी पाकिस्तान पर, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी इसीलिए जो है अपना बदला निकालने के लिए सब कर रहे हैं रचना। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। क्रिसमस है, न्यू ईयर है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और अभी दिवाली और बाकी त्योहार भी गए हैं। आतंकियों की कोशिश और मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, जिसमें बड़े स्तर पर अब ये विस्फोटक पकड़ा गया और अब एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अली, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का एक नया वीडियो भी सामने आया है। फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता हुआ दिखाई दिया है उमर मोहम्मद। ये वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जिसका एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। तस्वीर आप देखिए, 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक दुकान पर मौजूद है आतंकी उमर। अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता हुआ नजर आ रहा है। 25 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेंच पर बैठा हुआ उमर अपने साथ में साइड में बैग लिए हुए है। वो बैग से मोबाइल निकालता है, दुकानदार को देता है। उसके पास एक और मोबाइल नजर आ रहा है। उमर बेंच पर ही बैठा रहता है, वो नर्वस थोड़ा सा नजर आ रहा है। यहाँ अपना फोन चार्जिंग के लिए वो देता है। ये फरीदाबाद की एक दुकान है जहां पर अपना मोबाइल निकालकर वो चार्जिंग के लिए देता है। इसी वीडियो का जिक्र अभी अली भी कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे ये मोबाइल दुकान पर दिया गया था और अब यही मोबाइल पकड़ लिया, यानी कि बरामद कर लिया है जांच एजेंसियों ने। श्वेतांग साथ में जुड़े हुए हैं। श्वेतांग, किसी के भी बारे में अगर बड़े राज खोलने हो तो उसका मोबाइल साथ में होना चाहिए और अब तो उमर का मोबाइल मिल जाना मतलब उन सभी लोगों तक पहुंच पाएंगी जांच एजेंसियां जो उमर के साथ में जुड़े हुए। आमतौर से आज की जो जिंदगी बन चुकी है उसमें सभी इंसानों के जो एक राज है या कह लीजिए कुछ भी खुफिया चीजें है वो मोबाइल में ही सिक्योर रहती है। मोबाइल हो गया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आप टैबलेट्स या कंप्यूटर्स या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जांच एजेंसियों के लिए कि उमर का जो मोबाइल हाथ लगा है उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स, ऐसे लिंक्स सामने आएंगे जिससे उमर लगातार कांटेक्ट में था। आपको बता दें कि ब्लास्ट से पहले दिन कुछ दिन से वो दिल्ली में घूम रहा था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी वो रुका था। उसके बाद वो दिल्ली में भी कई दिनों से वहां मौजूद था। तो अब कहीं ना कहीं बहुत बड़े और बहुत चौंकाने वाले खुलासे जो है उमर के मोबाइल से अब आगे देखने को मिलेंगे। अच्छा वीना, एक बात बताइए, फरीदाबाद के जिस दुकान से ये मोबाइल लिया गया है, क्या जिस दिन उमर उस दुकान में गया था उस दिन से लेकर अभी तक ये मोबाइल वहीं पर था? क्या ये रिपेयर के लिए दिया हुआ था? वीना, वीना आवाज मिल रही है आपको? वीना शायद नहीं सुन पा रही हैं। श्वेतांग, जिस तरीके से मोबाइल बरामद किया गया है जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग है। अलग अलग जगह के सीसीटीवी वीडियो, जिसमें दिल्ली के भी हमने देखा, करीब 50 सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे अलग अलग लोकेशन पर जब उमर दिल्ली में सरेराह घूमता रहा और शाम को लाल किले के पास जाकर उसने देखा भीड़ है, वहीं पर बड़ा ब्लास्ट कर दिया। लेकिन निशाने पर दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्से थे, अलग अलग इलाके थे जहां इसी तरह की घटना को अंजाम देना था। देखिए, इन लोगों का मंसूबा एक ही था कि दिल्ली या देश को बहुत बड़ी एक आतंकी साजिश से दहलाने का। हालांकि समय रहते जांच एजेंसियों ने इन सभी को एक करके जो इनको अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि डॉक्टर आदिल जो इस कड़ी की सबसे पहला मोहरा था, जिसको सहारनपुर से उठाया था, वो जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में पोस्टर चस्पा कर रहा था, जहां वो एक सीसीटीवी में कैद हुआ था और वहीं से जम्मू कश्मीर की पुलिस और जांच एजेंसियों ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल की बड़ी गिरफ्तारी के बाद ही डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर ही एक के बाद एक फिर गिरफ्तारियां होती रही, जो कि बड़ा राज खोल रही है। वीना साथ में जुड़ी हुई है। वीना, फरीदाबाद की जिस दुकान से ये मोबाइल मिला है उमर मोहम्मद का, क्या रिपेयर के लिए दिया हुआ था? जी रचना, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिस तरह उमर की हम बात करें, क्योंकि जब 10 तारीख को ब्लास्ट करने वाला था उससे पहले ही
उमर ने अपना जब मोबाइल है किसी दूसरी दुकान पर दे दिया था, ताकि जिस वक्त ये ब्लास्ट हो, कहीं ना कहीं जब ये हादसा हो तो किसी भी तरह के जो सबूत हैं किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है इसके जरिए सारा डाटा जो निकाला जा सकता है। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से पुलिस अपनी जांच कर रही है, सारी टीमें अपनी जांच कर रही है, जो सीसीटीवी जो फुटेज सारी निकल के सामने आ रही है, उसमें ये जाहिर साफ नजर आ रहा है कि उमर ने ब्लास्ट से पहले अपना जो मोबाइल है कहीं कहीं पर अपना जो मोबाइल है रिपेयर करने के लिए दे दिया, ताकि किसी के हाथ में ये मोबाइल ना लगे। लेकिन एनआईए पुलिस क्राइम की एजेंसियां जब ये जांच कर रही थी, उसी दौरान ये दुकान पर पहुंचती है और उमर के उस मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद सारी जांच है, जितना भी डेटा है वो सामने आ रहा है, उससे पता लग रहा है कि अभी तक जो उमर ने अब तक कितने लोगों के संपर्क में था, कितने तो लोगों को अभी तक उमर ने उसने दिया दुकान वाले को और दुकान वाले के पास ये मोबाइल था, फिर तो जांच के घेरे में वो दुकान वाला भी आएगा जिसने मोबाइल उमर मोहम्मद का रखा हुआ था। अभी के लिए बहरहाल श्वेतांक और वीना, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में लाल किले के पास में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये ब्लास्ट हुआ। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के अभी जो सभी गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, ये ताजा अपडेट आप जान लीजिए। धमाके के बाद सिक्योरिटी रीजन से इन सभी गेट को बंद कर दिया गया था, प्रतिबंधित था वहां पर जाना, लेकिन अब गेट खोल दिए गए हैं। धमाके के 6 दिन बाद, धमाके के बाद में दोबारा से स्टेशन भी खुल गया है। लाल किले के पास में हुए आतंकी धमाके के बाद अब दोबारा से गेट को खोला गया है। सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा टाइट दिख रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया था। आज जब देखा गया, सुनिश्चित किया गया कि सिक्योरिटी इंतजाम पूरे हैं। जांच पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस बात की घोषणा की है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट अब आम यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। ये चैलेंजिंग भी था, लाल किला मेट्रो स्टेशन और उसके गेट बंद कर देना लोगों को असुविधा भी हो रही थी, लेकिन चूंकि अब जांच आगे बढ़ रही है और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो ये देखा गया है, तो अब दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये बताया गया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट खोल दिए गए। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा, एक एक जानकारी आगे भी आपका चैनल पहुंचाएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू परिवार के भीतर की खटास खुलकर सामने आ गई है। आरजेडी की करारी चुनावी हार के बाद अब पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आरजेडी विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर ही रहा है और उधर उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने पारिवारिक रिश्ते भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। ये वही कदम है जो संजय यादव और रमीज ने मुझसे उठाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी मैं ले रही हूं। उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया है। रोहिणी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। जब तुम संजय और रमीज का नाम लोगे तो नाम लेने भर पर अपमान होता है, गाली मिलती है, चप्पल भी उठती है। रोहिणी की इन बातों में बड़े गंभीर आरोप हैं। रोहिणी के बयान से साफ नजर आ रहा है कि वो अपने परिवार से कितनी ज्यादा आहत हैं और कैसे आहत होने के बाद उन्होंने फैसला लिया। रोहिणी ने कहा है कि पार्टी में तेजस्वी के करीबी लोगों का इतना ज्यादा दबदबा है कि सवाल पूछने वाले डरते हैं। इन सब से ये तो साफ हो गया है कि पार्टी के अंदर सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि पारिवारिक और रणनीतिक संकट भी खड़ा हुआ है और इसी संकट के बीच में रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के साथ साथ परिवार से भी नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। अब ये फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य, चूंकि वोटिंग वाले दिन सब परिवार वाले साथ में नजर आए थे, रोहिणी आचार्य पिता लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करते हुए, साथ देते हुए, उन्हें सहारा देते हुए वोटिंग करने के लिए भी पहुंची थी। लेकिन अब रोहिणी का इस तरीके से पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लेना ये तमाम सवाल खड़े कर रहा है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं।
बीजेपी के नेता के तौर पर, सैफ खान मेरे साथ में कांग्रेस के नेता के तौर पर जुड़ गए हैं, प्रियदर्शनी रंजन मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सैफ खान जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। हालांकि आरजेडी की तरफ से अगर मेहमान जुड़े होते तो उनसे भी ये सीधा सवाल होता, लेकिन चूंकि आप साथ में है महागठबंधन में, ऐसा क्या हो गया कि परिवार भी टूटा और राजनीति से भी संन्यास लेने का फैसला रोहिणी आचार्य ने कर लिया? इससे पहले तेज प्रताप यादव का अलग होना पहले ही आरजेडी और परिवार को डेंट दे चुका है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है रचना जी। ऐसी जो चीजें देखने में आई हैं वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती इस मैटर को। और ये एक जाहिरी एक पर्सनल मैटर, एक फैमिली मैटर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे लालू जी की फैमिली में पहले तेज प्रताप जी के साथ में जो ऐसी शिकायतें सामने आई, और जब अब जो है उनकी बेटी के साथ में ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं सवाल जो है ये जरूर खड़ा करता है। जबकि खुद रोहिणी जी, बल्कि बड़ी बड़ी एक चौंकाने वाली बात ही होती है कि रोहिणी जी एक अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये चुनाव जो था ये मैनिपुलेटेड चुनाव था। 65 से 80 लाख वोटर्स के पहले नाम काट दिए जाते हैं, फिर कुछ लाखों में जो है वोटर्स के नाम जो है जोड़ दिए जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है। हम आकलन लगातार जो है अभी कर ही रहे हैं। 17C जो है वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट की आकलन कर रहे हैं हम। यही सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं, सभी जितने भी ओपोजिशन पार्टीज हैं इस वक्त जो है लगातार इसको आकलन कर रही हैं, देख रही हैं। और बहुत सारे ऐसे बयान जो है पहले भी आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आ चुके हैं। संजय सिंह जी ने भी 3 महीने पहले ही ये बयान दे दिया था कि ये मैनिपुलेटेड है। ये सब जो है एक दिखावा है, एक तरीके का। इलेक्शन कमीशन ये तो बार बार कहा जा रहा है, चुनाव हाईजैक हो गया, वोट चोरी हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये सब तो हमने ऑपोजिशन लीडर से सुना है। मैं ये पूछ रही हूँ कि चुनाव के नतीजे जो भी रहे, ये लालू प्रसाद यादव के लिए, आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा खराब नतीजे रहे, लेकिन राजनीति छोड़ना समझ में आता है, परिवार को छोड़ देना इसकी नौबत क्यों आ गई? और क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने इस पर ऐतराज नहीं किया होगा, मनाने की कोशिश नहीं की होगी? परिवार का बिखरना तो बहुत बड़ी बात है ना। पहले तेज प्रताप हो चुके हैं अलग। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तभी मैंने कहा कि बड़ी शॉकिंग और बड़ा एक अचानक एक ऐसा स्टेटमेंट लगा मुझे जो है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है कहीं ना कहीं फैमिली में जरूर नजर आ रही है। एक पर्सनल मैटर, मैंने तभी भी ये कह रहा हूँ अभी भी कि ये एक पर्सनल मैटर जो है बिल्कुल हो सकता है, जैसे पहले बड़े बेटे के साथ हुआ, अब जो है ये शिकायत जो है बेटी के साथ नजर आ रही है। जबकि कैंपेनिंग में वो साथ में रही हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जो बिहार के जो इलेक्शंस हुए उसमें कैंपेनिंग में भी ये साथ में रही हैं, लगातार जो है पार्टी के सपोर्ट करती रही हैं। तेजस्वी जी के लिए ये वोट के लिए जो इन्होंने मांग रखी, लोगों से जा जाके लोगों के वोट मांगे हैं, तो शिकायत तब तो देखने में नहीं आई थी। रिजल्ट्स देखने के बाद जो है कहीं ना कहीं अब ऐसी शिकायत जो है देखने में मिल रही है कि कहीं ना कहीं एलिगेशन एक दूसरे पर लगा रहा है। मगर सवाल यही उठता है फिर रचना जी, सवाल यही उठ रहा है कि जब हम ये जानते हैं कि पूरा चुनाव मैनिपुलेटेड है और किन्होंने किया है, वो एक पैनलिस्ट में मैनिपुलेशन होना अलग बात है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मैनिपुलेटेड है या फिर वोट चोरी हो गए या फिर नंबर्स घट गए या बढ़ गए, ये बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन यहाँ रोहिणी आचार्य ने 2 नाम लिए, संजय और रमीज का। इससे पहले तेज प्रताप यादव भी पार्टी के अलग अलग लीडर्स को लेकर और स्पेशली संजय को लेकर सवाल उठा चुके हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है, क्या चुनावों से प्रभावित होकर या आहत होकर रोहिणी आचार्य ने फैसला लिया क्या? और ये लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए कितनी बड़ी चोट है, कितना बड़ा डेंट है? रचना जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए रचना जी, ये लालू परिवार का व्यक्तिगत विवाद है जो अब पूरी तरह से चुनाव के बाद सार्वजनिक रूप से निकलकर बाहर आ चुका है। और इसके पहले भी तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से पार्टी में बैठे जयचंदो का जिक्र किया था वो सबने देखा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं लगता है कोई, हम लोग का कोई वो बिल्कुल ये एक तरह से उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला। लेकिन एक चीज कहना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव ने जब से आरजेडी की कमान संभाली और जब से लालू परिवार में राजनीतिक दखल उनका पड़ा है, तब से लालू यादव जी का परिवार और पार्टी दोनों बर्बाद हो गए। और जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य जी ने 2-3 लोगों का नाम लिया है रचना जी, उसमें से एक व्यक्ति हमारे यहाँ बगल का एक जिला है बलरामपुर, रमीज नाम का जो व्यक्ति है, वो यूपी में उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसमें हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। तो अगर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, अपराधी जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति निर्धारित करता है,
किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्या कहते हैं संचालन को निर्धारित करता है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और उस प्रदेश की जनता के लिए चिंता का विषय है कि किस प्रकार अपराधियों के हाथ में वो पॉलिटिकल पार्टी जा चुकी है। और जो रोहिणी आचार्य जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई चप्पल चलते हैं, जूते चलते हैं, तो जिस परिवार की बेटी, जिसके पिता की पार्टी हो, अगर उसको बिहार के बाहर से आए हुए लोग जूता और चप्पल चलाएंगे, उसके परिवार में उसको आग दिखाएंगे रचना जी, तो निसंदेह वो उसके लिए चिंता का विषय होगा और उसके निष्ठा और अपमान, उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा। दूसरा भी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि पूरा का पूरा चुनाव मैनिपुलेटर है। रचना जी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये लोग शुरू से, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार SIR को लेकर तमाम सारे सवाल उठाते रहे, लेकिन रचना जी मेरा एक सवाल है, उसका जवाब अगर विपक्षी दल के प्रवक्ता के पास होगा तो देंगे। SIR जब कराया गया तो पहले के SIR में क्या होता था कि जो केवल BLO होता था वो जाता था डोर टू डोर और वेरीफाई करता था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट में रजिस्टर्ड थी या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको BLA कहा गया, पार्टी का BLA कहा गया, उनको अपॉइंट किया और कहा कि आप BLO के साथ साथ डोर टू डोर जाएंगे और आपके निर्देशन में BLO SIR की प्रक्रिया का संपादन करेगा। तो अगर ये लोग SIR पे सवाल उठा रहे हैं तो या तो इनके कार्यकर्ता BLO के साथ गए नहीं, या तो इनके कार्यकर्ताओं ने BLO को गलत करने से रोका नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, आपको सीधे सीधे पार्टिसिपेशन दिया था चुनाव आयोग ने। उसके बाद भी आरोप लगाना, रचना जी मुझे लगता है इस पर बात कभी और कर लेंगे। आज फिलहाल लालू प्रसाद यादव, हाँ इस पर बात कभी और कर लेंगे क्योंकि आज मैटर दूसरा है। लालू प्रसाद यादव, नहीं रचना जी मेरी बात थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए, रचना जी थोड़ी सी बात कंप्लीट हो जाए मेरी। अच्छा बोलिए रचना जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाए जल्दी बोलिए। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने सवाल उठाए हैं, ये तो मैं कहता हूं कि भाई आपकी पार्टी के लोग ही नहीं गए जब जनता के बीच में, और जब आप जनता के बीच जाएंगे ही नहीं, केवल हनीमून पॉलिटिक्स करेंगे तो जनता आपको सत्ता नहीं सौंपेगी। सत्ता पाने के लिए जनता के बीच जाकर वोट या फिर बिहार अधिकार यात्रा, ऐसी यात्राओं में जो कार्यकर्ता और नेता है, बड़े चेहरे हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। हाँ सैफ जी, मैं बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ, ये बड़े नेता, बड़े चेहरे लगातार आम लोगों के बीच में थे। वो बात अलग है कि आप जीत गए तो आज आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आपने ये भी कहा कि हत्या का मुकदमा चल रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता और नेता कैसे है, तो मैं तो फिर उन पर भी सवाल कर सकती हूँ। जो बीजेपी के कई ऐसे कैंडिडेट हैं, हत्या के कई केस चल रहे हैं और बावजूद इसके वो जीत भी गए, तो आज क्या ही उन पर कहेंगे, आज क्या ही उन पर कहेंगे। 80% से ज्यादा क्रिमिनल्स भाजपा में भरे पड़े हैं। मैं जानती हूँ, इनके खुद के, मैं जानती हूँ, मैं हर पार्टी के बारे में जानती हूँ। वो मर्डर केस में 3 महीने अमित शाह जी जेल में रह के आ चुके हैं, और ये यहाँ पे जो है प्रियदर्शनी जी का रुख कर लेंगे। प्रियदर्शनी, ये डायलॉग अच्छा नहीं लगता। ठीक है प्रियदर्शनी रंजन जी, जमानत पे नहीं, ठीक है फिलहाल बरी हो गए, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं इस पूरे मामले पर एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुनना चाहती हूँ। प्रियदर्शनी रंजन जी, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ये फैसला लिया और सोशल मीडिया साइट पर भी लिख दिया, साथ ही साथ वो पब्लिकली अब ये बता रही हैं कि वो राजनीति से भी संन्यास ले रही हैं, वो परिवार भी छोड़ रही हैं, ऐसी कौन सी नौबत आ गई होगी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी, जो हर कदम पर, मुश्किल कदम पर साथ में खड़ी हुई नजर आ रही थी, साथ ही साथ वोटिंग वाले दिन भी साथ में थी, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो कह रही है सवाल पूछने पर गाली दी जाती है, चप्पल तक उठा ली जाती है, और अब मैं परिवार भी छोड़ रही हूँ और राजनीति भी छोड़ रही हूँ। और दूसरी और मुद्दे की बात ये है कि जो लालू परिवार के भीतर चल रहा है, उसकी तुलना आप मुगल काल से कर सकती हैं, शाहजहां से। शाहजहां को औरंगजेब ने अंतिम दिनों में कैद कर लिया था सत्ता पाने के बाद। एक भाई जो बड़ा था और उसकी बड़ी दावेदारी बन रही थी, तेज प्रताप यादव को, उसको दरबार से बाहर निकाल दिया गया है, उसी तरीके से जिस तरीके से दारा को निकाल दिया गया था। और शाहजहां की भी कई बेटियां राजनीति में सक्रिय थी उस समय, मुगल काल में सत्ता के इर्द गिर्द घूमती थी। जहां आरा और क्या नाम था, जहां आरा थी और अंजुम आरा, इस तरीके से 2 नाम करके थी। तो उसी तरीके से लालू परिवार में देखिए 2 भाइयों के पीछे 2 बहनें खड़ी हैं। उस समय भी औरंगजेब के पीछे एक बहन खड़ी थी, एक बहन दारा के पीछे। जिस भाई ने सत्ता पर कब्जा किया, औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा किया, उसके साथ सारी बहनें चली गई थी बाद में। पहले सभी जरूर खड़ी थी, इधर उधर चली गई थी। यही हाल यहाँ पर है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही आरजेडी पर कब्जा किया, सारी बहनें जो लोग पहले कहीं न कहीं
तेज प्रताप यादव के साथ खड़ी होती थी, वो सभी तेजस्वी यादव के साथ चले गए, सत्ता का जो चरित्र है उसके हिसाब से। लेकिन औरंगजेब ने उस समय भी उन बहनों को दरकिनार ही किया था जो साथ नहीं देते थे या उनसे मनमुटाव रहता था। यहाँ ये जो हालिया औरंगजेब जो साबित हो रहे हैं लालू परिवार में, तेजस्वी यादव वो भी यही कर रहे हैं कि वो जो बहनें जिन्होंने कभी तेज प्रताप यादव के प्रति सहानुभूति रखी है उनको किनारे किया जा रहा है। तो लालू परिवार में कुछ इस तरीके की कहानी है। ये आज की राजनीति में इनको आप महाभारत से भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से धृतराष्ट्र को संजय सब कुछ दिखा रहे थे, बता रहे थे, यहाँ तो दुर्योधन को ही कब्जे में ले रखा है संजय ने और सब कुछ अपने हिसाब से दिखा सुना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके पार्टी के बोल हैं। तो इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं लालू परिवार के भीतर, वो कहीं ना कहीं असहज कर रहा है। ये निश्चित तौर पर बेहद ही निजी और पारिवारिक मामला है, लेकिन जब इसका अब तो निजी रहा ही नहीं ना, अब तो सार्वजनिक मंच पर आ गया। अब तो रोहिणी ने खुलकर कह दिया और ये भी समझिए ना, आज जब वो खुलकर बोल रही हैं तो इस बात को बोलने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई होगी, कितने दिन खुद को तैयार किया होगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है वो जानती हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, बिहार में उनका कद क्या है, पार्टी का नाम क्या है, लेकिन अगर ये फैसला करेंगी तो कैसे चर्चा होंगी या फिर कैसे जगह जगह लोगों को तंज करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने फैसला किया, तो कोई तो मजबूरी रही होगी। नहीं, बिल्कुल मजबूरी है, और ये वो बेटी हैं जिन्होंने लालू यादव को किडनी दिया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उस बेटी को घर से बेटों ने किडनी नहीं दिया, अन्य बेटियों ने किडनी नहीं दिया लालू यादव को। ये वो बेटी हैं जिन्होंने लालू यादव को किडनी दिया। इसके बावजूद रोहिणी आचार्य को घर से इस तरीके से तिरस्कृत करके बाहर निकाला जा रहा है जैसा वो दावा कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर पारिवारिक एंगल से उनके लिए ये दुखद क्षण होगा। राजनीतिक एंगल से भी आप देखिए, रोहिणी आचार्य चाहती थी कि बिहार में वो भी राजनीति करे। छपरा में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। वही विधानसभा चुनाव के दौरान भी सिंगापुर जाने से पहले तेजस्वी यादव के साथ नजर आना चाहती थी। नजर सिंगापुर से बिहार आई भी थी कि उनको पार्टी में कुछ वैसी जिम्मेवारी मिलेगी या प्रचार के दौरान उनको हिस्सा बनाया जाएगा जो इनको नहीं मिला। बीच में ही इनको भागना पड़ा फिर सिंगापुर। जो घटनाक्रम हुआ, जो विवाद भी आया, ये पहला मामला नहीं है। चुनाव के पहले भी, विधानसभा चुनाव के पहले भी रोहिणी आचार्य का विवाद सुर्खियों में रहा था। वो जब उन्होंने संजय यादव को रथ पर आगे बैठने को लेकर के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। संजय यादव तेजस्वी यादव के रथ पर आगे बैठ गए थे। तब रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया था कि ऐसा क्यों? वो जगह लालू यादव की है, वो जगह तेजस्वी यादव की है, वो जगह किसी अन्य के लिए नहीं है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव चुप रहे। तेजस्वी यादव ने कुछ उस घटनाक्रम पर नहीं बोला। उस समय भी रूठ करके चाहे जैसे हो रोहिणी आचार्य को सिंगापुर जाना पड़ा था। फिर वे सक्रिय शायद मान गई होंगी, मन को बना लिया होगा, वापस आई, लेकिन फिर से उनके साथ यही घटनाक्रम हो रहा है। तो इसमें जो राजनीतिक एंगल भी है वो भी बड़ा मजबूत एंगल है। तेजस्वी यादव शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से या अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से उतना असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं जितना अपने परिवार के भीतर के लोगों से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर भी। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव प्रकरण में जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहा यह गया, तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि लालू यादव को नजरबंद कर लिया गया है और उनसे चीजें उस तरीके से कहवाई जा रही हैं जो लोग करवाना और कहवाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये परिवार के लोगों यानी परिवार का टूटना, फिर तेज प्रताप यादव का अलग पार्टी बना लेना, ये तो एक बड़ा डेंट था ही। लेकिन रोहिणी आचार्य अगर अब सार्वजनिक तौर पर बोल रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार में या आरजेडी में इसके अंदर चर्चा नहीं हो रही होगी। जिन जयचंदों का जिक्र किया तेज प्रताप ने, अब उन्हीं कॉमन नामों को लेकर अगर रोहिणी आचार्य ऐतराज जता रही हैं या फिर राजनीति से संन्यास ले रही हैं या सबसे बड़ी बात परिवार से रिश्ता खत्म कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सैफ खान जी, आपको लगता नहीं बिहार में जो इस बार नुकसान हुआ है महागठबंधन को, वो ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी ग्राउंड पर जाकर करनी पड़ेगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए ये जो नुकसान है इसकी भरपाई तो शायद ही हो पाए, क्योंकि अब सब कुछ सार्वजनिक तौर पर है। तेज प्रताप का अलग होना, रोहिणी का अलग होना, तेजस्वी से नाराजगी होना। नहीं, ठीक है, देखिए फैमिली में ऐसी जो सेपरेशंस हैं जिसे मैं बोलता हूँ हमें देखने को मिली हैं और
पहले भी ऐसा होता आ रहा है, अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग पर्सनल मैटर है, बिल्कुल ही इनका अपना ये पर्सनल मैटर है। और जहां तक शिकायतें मैंने बोला कि पहले बड़े बेटे के साथ हुई और अब जहां तक है बेटी के साथ में ये चीज नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है तेजस्वी जी को किसी परिवार को जो है, जब ऐसी कोई भी शिकायतें सामने आती हैं, एक पर्सनल तौर के ऊपर भी जो है साथ में मिलके ही लोगों को चलना चाहिए। पर मैं ये साथ साथ में ये बात जरूर रखना चाहूंगा कि रोहिणी जी जो है वो सिंगापुर जो जाती है, क्योंकि वो सेटल जो हैं, अब उनके जो हस्बैंड है वो खुद रहती भी सिंगापुर में ही है। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए जो उन्होंने जरूर ये कहा है कि मैं अब ये संन्यास ले रही हूँ। अब वो कितना संन्यास जो है ग्राउंड्स के ऊपर नजर आएगा, या उनका भी सेपरेशन जो है अभी पार्टी से कंटिन्यूस नजर आएगा, या आगे देखने वाला है। और बात जहां पे रही कि बिहार के लिए बहुत कड़ी मेहनत जो है करनी चाहिए। हाँ। भाई सिर्फ बिहार के लिए नहीं, हम हर स्टेट में जहाँ पे इलेक्शंस लड़ते हैं वहां पे हम हर स्टेट के ऊपर जो है बड़ी कड़ी मेहनत लेकिन करते चिंता हैं। इस बात की है ना, मगर जो क्या है, मेहनत उसमें करते हैं उसका कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट करने नहीं वाले आता। लोग अभी चैनल पता पे है बैठ क्या के सैफ जब खान जी, पता है क्या क्या चर्चा क्या हो रही है राजनीतिक गलियारों में? ये बात हो रही है कि तेजस्वी, आरजेडी, इनका तो अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन कांग्रेस साथ में चली गई इसलिए नुकसान हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, बट वो रिजल्ट के तौर पर सामने नहीं आता। ये भी चिंता की बात है ना। रचना जी, जब रिजल्ट ही मैनिपुलेटेड हो तो फिर जो है जाहिर सी बात है। अब यशवंत सिन्हा जो अगर ये बयान दे कि ऑपोजिशन पार्टीज को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए एज लॉन्ग एज द इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं रचना जी, मुझे समय दे दीजिएगा। आजकल जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके इशारों पे चल रहा है, और उनको उनके ऊपर अब वो केसेस भी अगर फाइल नहीं हो सकती तो वो संशोधन लेके आए हुए हैं हर चीज के लिए। वो इसीलिए ये कर रहे हैं कि इसको मैनिपुलेट कैसे किया जा सके। ये बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करना जानते हैं। आज से नहीं, हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां से शिकायतें सब हमें देखने को मिल रही हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर जो है सामने ये वोट चोरी की बात जो है और आकलन दिखा दिखा के, तस्वीरें दिखा दिखा के किया है। मगर ऐसे लोग जो सिर्फ चैनल पे बैठ के और जो है सवाल पूछ के कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि पहले ईवीएम्स के ऊपर जो है बात करते थे, खुद अडवाणी जी ने जो है ईवीएम्स के ऊपर सवाल उठाए थे, कोर्ट तक में चले गए थे। मगर पहले इनको दिक्कत नहीं थी, अब जो है हमने वो भी दिखाया था, हमने वो भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर राहुल गांधी का एक पॉइंट जो उन्होंने दिखाया, बड़ी स्क्रीन पर जो दिखाया, कैसे ब्राजील की मॉडल से 22 बार वोट करवाया गया, ये सब कुछ हमने भी दिखाया, ये सब कुछ हमने भी दिखाया। लेकिन साथ ही साथ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो सवाल आप करते हैं कि लोगों के नाम कट गए, लोगों को आपत्ति करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया था, रिमाइंडर दिया गया था कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी का नाम कट गया है, तो वो जाकर इस बात की शिकायत कर सकता है। लेकिन जब नहीं शिकायत हुई तो फिर अब रिजल्ट के बाद में उस चीज की शिकायत करना तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। रत्नेश जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, रत्नेश जी बोलिए। ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी शिकायतें भी जो है दर्ज हुई? ठीक ठीक ठीक। जब आपका पूरा इलेक्शन आप कह रहे हैं कि शिकायत आपकी दर्ज नहीं हुई। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए रचना जी, मैंने कांग्रेस के नेता को बड़ी शांति से सुना है। उन्होंने मेरी पार्टी के ऊपर तमाम सारे एलिगेशन लगाए हैं। हाँ। तो जवाब भी बड़ी शांति से सुनिएगा, क्योंकि भारत की जनता अब शांति से सवाल पूछने वाले के साथ साथ शांति से सुनने वाले को भी नोटिस करती है। हाँ। सैफ खान जी ने पहली बात कही कि इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज थे, तो सबसे बड़ी बात कि जब पूर्ववर्ती सरकारों में कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीतती थी तो क्या वो इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज करके रखती थी? एक दूसरा सवाल नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज शांति से सुन लीजिए। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया भाई। आपका टर्म आएगा, शिकायतें आती नहीं थी, आपका टर्म आएगा तब कॉम्प्रोमाइज होते नहीं थे। ये क्या है रचना जी? शमशान घाटों में से ईएम रचना जी पाई नहीं जाती। मैं करा रही हूँ चुप। सैफ जी एक सेकंड, अब जो है ये सब होने लग गया। अच्छा एक सेकंड ना, एक सेकंड, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। अभी वो बोल रहे हैं, उनको आराम से सुन लीजिए। इससे ना थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करने का जो हमारा कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, दर्शक भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। हाँ रत्नेश जी, रचना जी, ये कांग्रेसियों की आदत है, जब इनकी पोल खुलती है तो बीच में शाखा मृग जैसा कूद जाते हैं। कोई नया ये हम लोग को आदत पड़ चुकी है इसकी। हम लोग जानते हैं जैसे हम इनके सवालों का जवाब देंगे, जनता को सत्यता पता चलेगी, ये चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैंने एक सवाल पूछा कि जब लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस को मिलती थी तो क्या इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज होते थे? क्या इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज होता था? और सबसे बड़ी बात, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, एक बिंदु मुझे बताइए। एक ही व्यक्ति को इंदिरा गांधी जी राज्यसभा का सांसद बनाती हैं, फिर उसको राष्ट्रपति बनाती है, फिर उसको इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर देती है। ये होता था इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज किए जाना और इलेक्शन कमीशन को अपने प्रभाव में लिए जाना। तीसरा बिंदु, इन्होंने कहा कि
कौन कौन से लोग हैं। देखिए हाँ। राहुल गांधी जी चुनाव के समय पे क्या है, हाँ। राहुल गांधी जी चुनाव के समय पे कहाँ थे, हाँ। कहाँ प्रचार कर रहे थे। चुनाव के पहले उन्होंने खूब सारी रैलियां की, खूब सारे पैदल चले, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो वो कब आए प्रचार करने, जब 2 दिन बचे थे। इसीलिए मैंने कहा हनीमून पॉलिटिक्स से चुनाव नहीं जीते जाते। ठीक है। अभी इलेक्शंस खत्म हुए, राहुल गांधी जी कहाँ है, कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर को पता नहीं होगा। तीसरी बात जो इन्होंने कही, मैं एक बार फिर कहूंगा कि जनता अब जागरूक हो गई है और ठीक है। जनता आपके आपने तथ्यों राहुल, पर। ठीक है, आपकी बात हो गई ना। हाँ, आपकी रचना जी, बात मैंने हो। काफी देर तक सुना था। रचना जी, मैंने मुझे कुछ पॉइंट से मेरे आ जाएं। अच्छा ठीक है, बोलिए। अब जो इन्होंने एक बात और कही, ये बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इन्होंने सवाल उठाया। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इन्हीं की पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा, क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की सदस्यता जो रद्द की गई थी उस पर स्टे दिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज थी, या तो अगर स्टे दिया तो राहुल गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये दोहरा रवैया नहीं चल पाएगा। इलेक्शन कमीशन को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उन्हें पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई गड़बड़ी मिली तो वो पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस में कहा था। सुप्रीम कोर्ट को जो तथ्य और चीजें बताई गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया और एसआईआर की प्रक्रिया को कंटिन्यू किया गया। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो मैं एक चीज और, मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से जो झूठ बोलते हैं। 1966 में जब हुआ था एसआईआर, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो क्या एसआईआर करा के कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया था? 1991 में जब एसआईआर हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको मैनिपुलेट किया था? 2010 में जब एसआईआर हुआ तो कई स्टेट के इलेक्शंस में कांग्रेस जीती, तो क्या इन्होंने मैनिपुलेट किया था? इनको जरूरत है आत्ममंथन करने की। रचना जी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ, आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो इससे पहले बीजेपी कहती है। रही है, जो इससे पहले बीजेपी कहती रही है कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जब हार जाती हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े करती हैं, जीत जाती हैं तो ईवीएम पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। ठीक इसी तरह एसआईआर को लेकर आज विपक्ष कह रहा है कि चुनाव चोरी हो गया या फिर वोट मैनिपुलेटेड हो गए और फिर रिजल्ट इस तरीके से आ गए, लेकिन अगर जीत जाते तो इस तरह के सवाल नहीं होते। सैफ जी, छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा, फिर मैं प्रियदर्शी जी से इस बारे में रिएक्शन लूंगी। देखिए, बहुत धन्यवाद जो है आपका कि आपने रिएक्शन के लिए जो मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी से और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं जब इनके खुद के पूर्व के नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, भाई सतपाल मलिक जी बोले या यशवंत सिन्हा जी बोले, तब भी इनको जो है इनको इससे कोई फर्क नहीं है। मैं आप अभी डायलॉग मार रहे थे, मेरा भी सवाल है ना, आप सवाल कीजिएगा शांति से, आप सवाल कीजिएगा शांति से। आप राइट टू आस्क द क्वेश्चन, मुझे पूरा अधिकार है सवाल पूछने का। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इंदिरा गांधी ने किस आधार पर एक ही व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, फिर राष्ट्रपति बनाया, फिर इलेक्शन कमीशन में भेजा? कांग्रेसियों की ये आदत है ना। अभी आप खुद मैंने तो सवाल पूछा ना थोड़ा सा, मैंने देखिए, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी का जिस भाषा में व्यवहार करेंगे उसी भाषा में व्यवहार करूंगा, जिस भाषा में व्यवहार करेंगे उसी भाषा में व्यवहार करूंगा। मेरे गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी का एजेंडा क्लियर है बिल्कुल। और सुनिए, रचना जी ने बोला था और मैं फिर चुप हो गया था। अब जो आपको ऐसी अभी मैं उनको भी बोल रही हूँ, शांति बनाए रखिए और एक एक करके बात करें। मैंने सवाल पूछा डायलॉग को, देखिए अपना इलेक्शन खत्म हो गया है, अब रिजल्ट भी सामने आ गए हैं, अब वो पॉइंट बनाने वाले, नंबर बनाने वाले का जो टाइम है वो जा चुके हैं। आप शांति से बात कीजिए, आप शांति से एक एक करके। इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। अरे तो आप तो जीत गए ना, आप तो शांति से रहिए। रत्नेश जी, आप तो जीत गए, आप शांति से रहिए, क्योंकि ये तो मैनिपुलेटेड स्वीकार करना सीखिए, ये आदत डालनी पड़ेगी। पार्टी जो है अभी आपके नेता राहुल गांधी जी केवल 95 में चुनाव हारे हैं, अभी हारने का शतक लगना बाकी है उनका, लगी रहती है, शतक लग जाएगा उनका, परेशान मत होइए, हार और जीत जो है लगी रहती है। मगर हमारा जो सबसे पहले कर्तव्य ये है कि देश की डेमोक्रेसी को बचाना, देश के इस कानून को बचाना कि जो राइट टू वोट है उसको बचाना। और ये जो आप अभी जो सवाल ये पूछ रहे थे कि ये पहले हुआ था, भाई हुआ था, मगर इतने सारे लाख वोटर जो है वो काटे नहीं गए, इतने सारे वोटर रत्नेश जी आप शांत हो जाइए, रत्नेश जी आप शांत हो जाइए। सैफ जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सैफ जी मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिसका नाम कटा था उसे बाकायदा ये टाइम दिया गया था कि वो जाए शिकायत दर्ज कराए, अपना नाम बताए कि मैं हूँ यहाँ पर मौजूद और मेरा नाम कट गया है। अगर
किसी का नाम कटा था तो वो जाकर इस बात की शिकायत कर सकता था, अपना नाम ऐड करवा सकता था, 1 महीने का टाइम बहुत था। बट अगर नहीं किसी ने कराया तो फिर उसमें क्या करे चुनाव आयोग? सैफ जी, नहीं देखिए रचना जी, आप जब पूरा और चुनाव जिसकी आयोग डेथ हो ही गई है, manipulated जो बिहार आप में समझिए, है ही रचना नहीं, जी, उसका नाम तो नहीं कटना आपकी था ना। सुनिए, हाँ। मैं फॉर एग्जांपल एक मतलब एग्जांपल देता हूँ मैंने रचना जी, हार रत्नेश की जी, नहीं आप अगर